हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया, अच्छा, और हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC सिस्टम। ये यूटिलिटी और किसी भी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो एक अहम रोल रखता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज में। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं शुरू एयर कंडीशनिंग पे। हमने पिछली बार बात करी थी एयर वेंटिलेशन सिस्टम पे, जो कंफर्ट कूलिंग के लिए यूज़ होता है। तो हम आज बात करेंगे एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग की शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो इसको कैपेसिटी जो होती है इसकी, वो किस में होती है। तो हम लोग बोलते हैं घरों में ना AC लगाना है, 1 टन का AC लगाना, 1.5 टन का AC लगाना है, 2 टन का AC लगाना। तो पहले समझ लें उसकी हम बेसिक से कि 1 टन होता क्या है, 1 टन का AC क्या होता है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3024 किलो कैलोरी पर आवर। मीन्स इतना 1 घंटे में वो 3024 किलो कैलोरी एनर्जी हमको जो प्रोवाइड करे, इट इज इक्वल टू 1 TR। एंड उसको यदि किलोवाट में बात करें तो 3.157 किलोवाट इज इक्वल टू 1 TR ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इसको और सिंपल भाषा में समझने के लिए करते हैं, आप जिसमें अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये पहले ये समझना जरूरी है, फिर आगे की सारी चीज़ें समझने में आसान रहेगा। तो 1 टन जो रेफ्रिजरेशन होता है उसका मतलब यदि 0 डिग्री के पानी को, 0 डिग्री के 1000 लीटर पानी को, मतलब 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन पानी को, मतलब 1000 लीटर पानी को, 0 डिग्री के पानी को 24 घंटे में, 24 घंटों में जो 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट कर दे, उसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर? तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1000 लीटर पानी को ऐसे समझ लें कि यदि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का कोई टैंक है और उसमें पानी भरा हुआ तो 1000 लीटर पानी होगा। इस 1000 लीटर पानी को मीन्स 1 मीटर क्यूब को 0 डिग्री का पानी है, 0 डिग्री के पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी 24 घंटे में, 24 घंटे में जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर? तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है ये 2 टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। एक होता है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन और दूसरा होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हम लोग जो पहले बात करते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है वो समझेंगे तो आगे की सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी रहेगी। हमारे वीडियो को आखिरी तक देख के रहिए और पीछे के लिए वीडियो भी देखेंगे आप, तो आपको आगे की चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सिस्टम जो होता है उसका एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। पहले हम रेफ्रिजरेशन साइकिल समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो आगे के जितने भी एपिसोड हम बताएंगे, HVAC में करीब 6 से 8 एपिसोड हम कवर करेंगे इस बार, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसा कि नाम है रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सिस्टम, तो इसमें एक होता है कंप्रेसर, करेक्ट? एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का काम है कि जो गैस है या रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करना, बराबर। कंप्रेस जब करते हैं कंप्रेसर से, तो आपने देखा जब कंप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हम साइकिल के पंप में हवा भरते हैं तो पंप गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कंप्रेसर में हम लोग जब उसको कंप्रेस करते हैं मीन्स उसका प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको यहाँ पे कंडेंसर होता है। कंडेंसर मीन्स उसको जो रेफ्रिजरेंट को हमने कंप्रेस किया उसको ठंडा करना है, उसको ठंडा करने को बोलते हैं कंडेंसर, कंडेंस करना है हमको। तो कंप्रेसर के बाद जाता है रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपांसन वाल्व में, एक्सपांसन वाल्व, या जो छोटे AC में हम जब समझाएंगे, विंडो AC से समझाएंगे पहले आपको, एक कैपिलरी होती है,
छोटे सिस्टम में या आपके रेफ्रिजरेटर में या विंडो एसी में कैपिलरी होती है, एक्सपेंशन वाल्व नहीं होता। एक्सपेंशन वाल्व बड़े सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे होती है कैपिलरी। कैपिलरी का काम क्या है? कैपिलरी का काम है, जैसा हमारा शावर होता है घरों में, बाथरूम में नल से पानी लेना और शावर से पानी लेना। तो यदि शावर से पानी जाएगा या स्प्रिंकलर होकर पानी जाएगा तो उसका इफेक्ट अलग होता है। तो ये हो गया एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी। उसके बाद होता है इवेपरेटर। इवेपरेटर मीन्स ये जो रेफ्रिजरेंट है, एक्सपेंशन वाल्व के बाद इसका टेम्परेचर डाउन होता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो इवेपरेटर क्या करता है? इवेपरेटर का काम है इस सिस्टम की हीट को कन्वर्ट करना, ठंडा करना, ठंडा करके या चिलिंग करना। चिलिंग करने से वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे कूलिंग इफेक्ट देता है उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से इवेपरेटर से निकल के वापस कंप्रेसर में चली जाती। तो इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपरेटर, 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सिस्टम में। अब क्या होता है, यहाँ से गैस आ रही है, ये सक्शन में प्रेशर हुआ। यदि R22 गैस है, हम सारे रेफ्रिजरेंट की भी बात करेंगे अगले एपिसोड में कि कौन सा रेफ्रिजरेंट की क्या क्वालिटी है और क्या पर्पस है और किसको कहाँ पे यूज करना है। तो ध्यानपूर्वक सारे वीडियो देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो सक्शन में यदि R22 रेफ्रिजरेंट है तो प्रेशर रहेगा 4 to 8 बार, और यदि R410 है तो प्रेशर रहेगा 7 to 10 बार। अब ये सक्शन में प्रेशर रहेगा। जब इसको कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है या आपका रोटरी कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर से जब कंप्रेस हुआ तो गैस का टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ, यदि R22 है तो 7 to 10 बार कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो 4 बार था वो 7 बार हो गया, यदि 8 बार है तो 10 बार हो गया। यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ गया। और यदि R410 रेफ्रिजरेंट है तो इसका प्रेशर होगा 17 to 28 बार। करेक्ट। तो जब कंप्रेस करते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा करीब 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो सक्शन में रहेगी जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जब कंप्रेस हो जाएगा तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ क्या होता है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद इसको कंडेंसर से ठंडा करना पड़ता है। ठंडा कैसे होता? आपने देखा होगा ना, हमारे फ्रिज में पीछे कॉइल होती है, पीछे कॉइल होती है जो गर्म होती है और अंदर से फ्रिज ठंडा होता है। तो अंदर जो पीछे कॉइल है वो एयर जो होती है रूम की उससे ठंडी होती है। या यदि हम यहाँ पे आगे समझेंगे इसको विंडो एसी से। विंडो एसी सबने देखा है, सबके घरों में होता है। तो विंडो एसी और घर की कूलिंग से समझेंगे कि सिस्टम पूरा कैसे काम करता है। तो जो घर में पीछे विंडो एसी की तरफ पीछे वाला पोर्शन होता है ना, वहां से गर्म हवा निकलती रहती है। वो गर्म हवा क्या करती है, जो कंप्रेसर के बाद यहाँ पे कंडेंसर मीन्स कॉइल होती है, ऐसी कॉइल होती है, और इसमें पीछे से पंखे से हवा जाती है, एयर देते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है हमारी होती है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगी रूम एम्बिएंट एयर। और ये कंडेंसर की कितनी हो गई, 65 से 65 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाली। जब इसको यहाँ से कॉइल से हवा जाएगी तो कंडेंसर उसको ठंडा करता है। तो विंडो एसी में पीछे वाला पोर्शन होता है, जहाँ से गर्म हवा निकलती है, उसको बोलते हैं कंडेंसर। और रेफ्रिजरेटर में जो पीछे होती है, पहले कॉइल्स होती थी, आजकल रेफ्रिजरेटर एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लेन आने लगे, तो उसकी जो कंडेंसर होती है बॉडी के अंदर कर देते हैं। तो पीछे वाला पोर्शन रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर कहलाता है, जिसका काम है ये 65 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड की जो रेफ्रिजरेंट है इसको ठंडा करना। जितना भी ठंडा कर लेगा उससे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ये करीब सपोज 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, सपोज समझ लीजिए। अब ये कंडेंसर ने यहाँ ठंडा किया, ये कॉइल होती है, पंखा होता है, उसके बाद यहाँ पे जाके ये ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में, कैपिलरी में। कैपिलरी होती छोटी सी, एक इस तरीके की डिजाइन होती है, आपने देखी होगी, कॉइल के हमारे लिए देखा होगा। तो
ये कैपिलरी होता है। और एक्सपांशन वाल्व इस तरीके से होता है। एक्सपांशन वाल्व में क्या होगा, यहाँ से इनपुट बड़े उसमें आ रहा है, डाया ज़्यादा रहता है इसका, और जो सेक्शन में आउटलेट होता है वो छोटा सा होता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ऐसे इसका प्रेशर लो हो जाएगा और फ्लो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट देता है। आपने देखा होगा यदि तो एक्सपांशन वाल्व के पहले, कैपिलरी के पहले रेफ्रिजरेंट बहुत गर्म होता है, जैसे ही इसके बाद हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल चिल्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो जाता है करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब ये ठंडा हो गया तो ठंडा वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपरेटर में जाता है। इवेपरेटर में क्या होता है, आपने एसी में देखा होगा ना, आपके एसी में यहाँ पे जहाँ से ठंडी हवा निकलती है, ठंडी हवा निकलती है उसके पीछे कॉइल होती है। ये कॉइल बिल्कुल चिल्ड हो जाती है। जितना हम, कितनी चिल्ड हो जाएगी, जितना हम एसी से अपना टेम्परेचर सेट करते हैं। सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम एसी का टेम्परेचर करते हैं तो यहाँ पे करीब 15 डिग्री कॉइल का टेम्परेचर हो जाता है इवेपरेटर पे। ये पीछे इसके पंखा लगा रहता है। ये पंखा क्या करता है, यहाँ से ये विंडो एसी लगा, देखिए ये विंडो एसी लगा, यहाँ पे पीछे कंडेंसर कॉइल है, सामने इवेपरेटर की कॉइल है, और यहाँ से अंदर इसके कंप्रेसर लगा है, और यहाँ एक पंखा होता है। एक पंखा पहले कॉमन भी होता था कि एक ही मोटर से आगे का भी हवा दे रहा है, इसी से पीछे का भी चलता था। यही कंडेंसर को भी चलाता था और यही इवेपरेटर को भी चलाता है, ये अलग अलग होते हैं। तो ये पंखा क्या करेगा, यहाँ से ठंडी हवा निकालेगा, और ये रूम की हवा, यहाँ से ठंडी हवा इस रूम में जाएगी यहाँ पे, और ठंडी होके ये वापस इसी एसी में वापस सक कर लेता है। तो यहाँ से ठंडी हवा गई, ठंडी हवा गर्म हो गई, गर्म होके इसने यहाँ पे लाया, और फिर इसको वापस एसी में फिल्टर लगा रहता है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है, तो फिल्टर डस्ट को कंट्रोल करता है, और ये वापस ठंडी हवा इसमें, ये पूरी प्रोसेस चलते रहती है। तो एसी का एक टेम्परेचर हो जाता है, सपोज आपने रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेट कर दिया, तो ये ठंडी हो के और ये वापिस एक टेम्परेचर पे ले आता है। उसके बाद टेम्परेचर आने के बाद क्या करता है, एक थर्मोस्टेट होता है, एक बटन होती थी घुमाने वाली, या रिमोट से हम करते हैं। तो थर्मोस्टेट होता है कि इसको जैसे ही टेम्परेचर आ जाए इसका कंप्रेसर को बंद कर देता है, और ये पंखा चलते रहता है, लेकिन आपको ठंडी हवा आते रहेगी। जैसे ही फिर टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ये कंप्रेसर को ऑन कर देगा, फिर जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहती है जब तक कि हमारा एसी चल रहा है और ये टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो रहा है। और ये इवेपरेटर, यहाँ से आप समझ गए होंगे इवेपरेटर क्या होता है। ये कूलिंग सिस्टम में जो हीट एक्सचेंज करके चिलिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट देता है उसको बोलते हैं इवेपरेटर। तो इवेपरेटर से निकलने के बाद ये यहाँ पे फर्दर ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। 4 डिग्री का है तो यहाँ 8 डिग्री हो जाएगा, 21 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। वापिस ये जाएगा रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में, कंप्रेसर में जाके फिर इसको कंडेंसर से लाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहती है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट घूमते रहता है और ये चलते रहता है। तो ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमने यहाँ पे दिखाया कमरा, एक कमरा है, सपोज 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट का एक कमरा है। तो उसके लिए करीब 1 टीआर का विंडो एसी या स्प्लिट एसी सफिशिएंट है इसको मेंटेन करने के लिए। बशर्ते कई सारी चीज़ें रहती जिसको हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि ऐसे एसी कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा एसी लगाना है आपको, आगे के रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे रहेंगे, वो सब बात करेंगे हम इसमें। तो ये बेसिक था रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आगे के एपिसोड में हम बताएंगे कि कंडेंसर किस तरीके का डिज़ाइन होता है, इवेपरेटर कैसा होता है, कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, एसी कितने टाइप के होते हैं, और वाटर चिलिंग कैसे करते हैं, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री में कैसे चलाते हैं, ग्लाइकोल की चिलिंग कैसे करते हैं। तो हमारे एपिसोड में बहुत अच्छी चीज़ें लगेंगी आपको और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। ये पार्ट 2 था हमारे आज HVAC का। हम इसमें करीब 6 से 8 एपिसोड और दिखाएंगे जिससे कि हम इसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में और अच्छे से बात कर सकें। एक और चीज़ बता दें कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूटिलिटी का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें जो टोटल यूटिलिटी में पावर लगती है इसका करीब 30%, 20 से 30% जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जाता है। वो चाहे कूलिंग हो, चाहे वो चिलिंग वाटर हो, कोल्ड स्टोरेज हो, या
आपका ग्लाइकोल की चिलिंग हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपके घरों में भी ये काम आएगा। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके घर की चीज़ों में भी काम आएगा, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेटर में और दूसरी चीज़ों में। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे वीडियो को बराबर देखते रहिए। हम और अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।